जितने भी छात्र छात्राएं 2023 में इंटर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा आप लोग को एग्जाम में आएगा। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी अगर 12th में इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर वीडियो पर अभी तक नए हैं तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में आएगा सीधा आप लोग को वही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है विद्यार्थी लोग, तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है जो सीधा आप लोगों को एग्जाम में आएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों को 3 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को एडमिट कार्ड तो मिल ही गया होगा, तो उसमें 3 फरवरी को आप लोगों को केमिस्ट्री का पेपर है। तो आप लोगों को हूबहू आप लोगों को इसी तरह का आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग वहां पे अगर ये सभी क्वेश्चन कर लेते तो आसानी से करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री का फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। आप लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोलरता एवं मोलरता में अंतर बताइए। मोलरता और मोलरता में क्या अंतर होता है। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को अवश्य पढ़ के जाएंगे। आप लोग को हूबहू हम बता रहे हैं कि आप लोग को सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी इसी सब क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। हम आप लोग को 100% बता रहे हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा। तो बताइए मोलरता और मोलरता में अंतर लिखिए। आप लोग को हमेशा पूछा जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में कि मोलरता और मोलरता में क्या अंतर होता है। तो आप लोग को इसी प्रकार लिखना है, एक साइड मोलरता लिखना है, दूसरे साइड मोलरता लिखना है। तो मोलरता हम लोग किसका बोलते हैं, तो पहला में आपको डिफिनेशन लिखना होगा। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। और मोलरता किसको बोलते हैं, तो किसी विलायक में 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का डिफिनेशन हो गया। सेकंड में हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो मोलरता को हम लोग m द्वारा सूचित करते हैं, डिफाइन करते हैं। और मोलरता को किससे करते हैं, तो स्मॉल m द्वारा। ठीक है, स्मॉल m द्वारा मोलरता को, और मोलरता को कैपिटल M द्वारा सूचित करते हैं। ये हो गया सेकंड में। देखिए मोलरता क्या करता है, वो ताप पर प्रभाव हो, ताप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोलरता पर कोई भी ताप से प्रभाव नहीं पड़ता है। और मोलरता जो है वो आयतन पर निर्भर करता है, लेकिन मोलरता द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, वो आयतन पर निर्भर नहीं करता, मोलरता द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और सेकंड देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मोलरता का ऐसा यूनिट होता है, इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। और मोलरता का ऐसा मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना 5 पॉइंट को लिखेंगे, आप लोग आसानी से यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी होंगे तो इंग्लिश में भी आप लोग देखिएगा, तो इंग्लिश में भी आप लोग को यहाँ पे लिखा गया, आप लोग इसको भी अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन आप लोग को सीधा आप लोग को इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप लोग सभी सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इलेक्ट्रोड विभव क्या है बताइए। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में हम लोग डुबाते हैं तो वह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण विलयन और उस छड़ के बीच एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग कोई छड़ को एक लवण के विलयन में धातु के छड़ को जब डुबाते हैं तो विलयन में जो धनावेशित और ऋणावेशित उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण उस छड़ के बीच एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इसको आप लोग जरूर ये सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना है। आप लोग एकदम पढ़ के जाइएगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट VVI क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। ठीक है विद्यार्थी, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है बताइए। एंजाइम जो उत्प्रेरक है वो क्या है, तो यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं के संपादित कराते हुए एंजाइम उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम आप लोग को एकदम गर्दा उड़ा के आना एकदम केमिस्ट्री का एग्जाम में। ठीक है, आप लोग फिजिक्स का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और मैथ का भी करवाएंगे, तो आप लोग एकदम सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे और एकदम धुआं करके आना आप लोग को पेपर में। तो बताइए एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, तो यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित कराते हुए एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ठीक है, एंजाइम किसको बोलते हैं, तो प्रोटीन होता है। ठीक है, आप लोग इतना लिखते हैं, आप लोग को 2 मार्क्स आप लोग को पूरे मिलेगा। ठीक है, आप लोग एकदम सुंदर लिखना है, काटना छाटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोग को कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है ब्राउनी गति क्या है। ब्राउनी गति हमेशा आप लोग को बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि ब्राउनी गति क्या है। ठीक है, ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं, तो देखिए कोलाइडी विलयनों के अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर कोलाइडी कण हमेशा टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील होते हैं। इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं,
ब्राउनी गति बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग कोलाइडी विलयन में अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी कण होता है हमेशा वो क्या रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा में रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम दे दिया, ब्राउनी गति दे दिया गया। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक सेल से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, हम लोग प्राथमिक सेल किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, तो जब जिस बैटरी के रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है। ठीक है, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही बार होगा तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है, वह पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे हम लोग प्राथमिक सेल बोलते हैं। तो आप लोग तो देखे होंगे वो घड़ी का बैटरी ये सब वगैरह का क्या होता है कि एक ही बार हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, दोबारा उसको चार्ज करके यूज नहीं कर सकते, वो सब क्या हो गया, प्राइमरी सेल हो गया। ठीक है, और देखिए मोबाइल का बैटरी ये सब क्या हम लोग, ये सब सेकेंडरी सेल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको हर बार इसको चार्ज करके हम लोग इसको उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सेल बोलेंगे जिस बैटरी का हम लोग एक ही बार उपयोग करें और वो दोबारा निष्क्रिय हो जाती है और उसे दोबारा हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, उसी को हम लोग प्राथमिक सेल बोलते हैं और उसमें रिडॉक्स क्रिया एक ही बार होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल है क्यों, बताइए। फॉर्मिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल, क्योंकि एसिटिक अम्ल में मिथाइल ग्रुप द्वारा +1 का प्रभाव दर्शाया जाता है जो कि एसिटिक अम्ल की अम्लीय शक्ति में काम करती है, तथा फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा गया है व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा गया आंसर, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड because +1 effect is shown by methyl group in acetic acid which act in acidic strength of acetic acid, so formic acid is stronger than acetic acid। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को लिख देना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर काफी ही एकदम इजी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया कि एल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर होता है। तो एल्कोहल क्या होता है, एक उदासीन होता है, और फिनॉल क्या होता है, एक अम्लीय होता है। ये तो, और ये क्या है, ये लीवरमैन प्रशिक्षण नहीं देता है और ये लीवरमैन प्रशिक्षण देता है फिनॉल। और एल्कोहल क्या होता है, ये ब्रोमीन जल से कोई अपक्षेप नहीं देता। ठीक है, अल्कोहल क्या करता है कि ब्रोमीन जल से कोई भी अपक्षेप नहीं देता, लेकिन फिनॉल क्या करता है, वो ब्रोमीन जल से वो सफेद का अपक्षेप देता है। ठीक है, तो आप लोग को ये 3 पॉइंट को लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लोग और पता है तो आप भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तुल्यांकी चालकता क्या है। ठीक है, तुल्यांकी चालकता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो आंसर देखिए लिखना है कि किसी विद्युत अपघट के विलयन की विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन के आयतन भी के गुणनफल के तुल्यांकी चालक कहते हैं। ठीक है, किसी भी हम लोग विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन के आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। ठीक है, उसको गुणनफल को तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो लैम्डा EQ से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, तो लैम्डा EQ बटा क्या यहाँ पे बोला है, विशिष्ट चालकता जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे देखिए विलयन के आयतन भी, इसका गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुणनफल को ही तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला से ही आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टकी दोष। ठीक है, शॉर्टकी दोष क्या है, केमिस्ट्री का काफी ही शानदार क्वेश्चन देखिए ये आ गया है आपके बीच कि आपका शॉर्टकी दोष क्या होता है। ठीक है, शॉर्टकी दोष हम लोग किसको बोलेंगे, तो इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होते हैं जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर आते हैं। ठीक है, ये जो दोष होता है वो कब उत्पन्न होता है, जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर निकलते हैं। जैसे कि NaCl में देखिए दोनों में समान पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज निकलते हैं, KCl में, CaCl में आदि इस प्रकार के निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व हमेशा घट जाता है, ताप बढ़ने से इसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है शॉर्टकी दोष का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा आप लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं, तो इस सभी क्वेश्चन का आप लोग को पढ़ के जाना है आप लोग केमिस्ट्री वाले पेपर से पहले। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर इसी टाइप का हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग एकदम आसानी से वहां पे लिख पाएंगे अगर पढ़ के जाते हैं। तो जिनका अगर केमिस्ट्री वीक है तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को जितना देंगे इस चैनल पे आप लोग सभी को पढ़ के जाएंगे तो आप लोग आसानी से पास तो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन परिवार के सदस्य को लिखना है। ठीक है, हैलोजन परिवार के सदस्य को लिखना है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को। ठीक है, ये सभी को आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैलोजन परिवार के सदस्य कौन से है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब हैलोजन परिवार के हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे इसको आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्युमिनियम के बर्तन में सांद्र HNO3 ठीक है को रखा जाता है, क्यों हम लोग रखते हैं बताइए। जब हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में ये सांद्र जो रहता है लिक्विड HNO3 को हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि सांद्र HNO3 के संपर्क में एल्युमिनियम क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत जमा हो जाती है और नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम से प्रतिक्रिया कर H2O3 बनाता है, जो
प्रोटेक्टिव सतह पर कार्य करता है। यह सतह एल्युमिनियम को HNO3 के साथ अभिक्रियाशील कर देता है, अतः Al के बर्तन में शांत HNO3 रखा जाता है। ठीक है, इसलिए एल्युमिनियम का बर्तन में हम लोग क्या रखते हैं, शांत HNO3 रखते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों के लिए काफी शानदार क्वेश्चन जो सीधा आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा यही 3 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्क का नाम लिखना है। एल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का तो मुख्य अयस्क आप लोगों को पता होगा कि बॉक्साइट होता है, और तांबा का जो मुख्य जो अयस्क होता है वो कॉपर पायराइट होता है। और दोनों का यहाँ पे फार्मूला लिखना है, तो बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O होता है, और कॉपर पायराइट का होता है CuFeS2। ठीक है, ये सभी फार्मूला आप लोग को मुंह पे याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में भी आए तो आप लोग आसानी से वहाँ पे टिक आउट कर सके और OMR शीट में अच्छे से भर पाए। ठीक है, तो 12 का देखिए आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, देहली ऊर्जा क्या है। ठीक है, देहली ऊर्जा क्या है, तो किसको हम लोग बोलते हैं देहली ऊर्जा, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह प्रभावी टक्कर लगाते हैं देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। प्रभावी टक्कर लगने के कारण प्रतिकारी अणुओं के बीच उपस्थित ऊर्जा को हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आणविकता क्या है। ठीक है, आणविकता क्या है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सभी विद्यार्थी लोग लाइक कीजिए, जितने भी लास्ट सेशन में ज्वाइन है तो सभी लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी ये सब क्वेश्चन को पढ़ पाएं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लाइव सेशन में ज्वाइन है तो सभी लोग इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आणविकता क्या है। आणविकता किसको हम लोग बोलते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रतिकारी अणुओं का योगफल अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है, योगफल अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यह क्या है, तो यह एक सैद्धांतिक मान है, इसका मान सदैव पूर्णांक में होता है, इसका मान कभी शून्य नहीं होता। आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकता, इसका मान हमेशा पूर्णांक में होगा, P/Q के रूप में ही होगा आणविकता का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन क्या है। आप लोग से पूछा गया, काफी ही लाजवाब क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होता है। ये पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, ये पौधे और जो जंतु के कोशिका में ये प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसा कि दूध में, पनीर में, दाल में, गेहूं में, मटर में आदि में, सब में क्या पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब आप लोग अगर एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोग अपने लैंग्वेज में तो आप लोग एग्जाम में जरूर लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिगेंड क्या है। ठीक है, लिगेंड हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए किसी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु आयन तथा परमाणुओं के समूह को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड आप लोग जानते होंगे, जिसमें हम लोग क्या रहता है कि बहुत सारे जो ग्रुप जुड़े रहते हैं उसी को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि जिसमें हम लोग परमाणु आयन या परमाणुओं को समूह जिसमें जुड़ा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड का वर्गीकरण आवेश के आधार पर देखिए, जैसे उदासीन लिगेंड, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, जिसमें देखिए H2O जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए NH3 है, COO है, ये सब क्या है, उदासीन लिगेंड है, धनात्मक लिगेंड है। और ऋणात्मक में क्या है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA तथा RNA में आप लोग का अंतर पूछा गया। ठीक है, DNA और RNA में आप लोग का अंतर। ठीक है, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि DNA और RNA में क्या अंतर होता है। ये भी क्वेश्चन हमेशा बार बार आप लोग को 12th के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA। तो DNA में क्या होता है, DNA एक पूर्ण नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, तो पहला में तो आप लोगों को फुल फॉर्म लिख देना है। दूसरा में आप लोग डीएमएन क्या होता है, ये थायमिन भस्म पाया जाता है। और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल भस्म पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए की क्या होता है, द्रव कुलित संरचना होती है। और आरएनए में क्या होता है, कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग को 2 मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी जरूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेल स्थिरांक क्या है। ठीक है, सेल कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, बताइए, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक क्या है। तो किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी I तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। इसलिए आप लोग बोलते हैं, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग कैसे 1 से सूचित करते हैं। और यहाँ पे देखिए
दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हम लोग I बोले और यहाँ पे इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, ठीक है, बटाए। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, देखिए इसी से आप लोग को डिफिनेशन बना कि किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी मतलब I और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A की अनुपात को, ठीक है, अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं, जिसको हम लोग x से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, सेंटी पर मीटर होता है, ठीक है, सेंटी पर मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए इसी प्रकार लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि O3 एक परवल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करते हैं। बताइए O3 एक परवल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है, क्यों क्रिया करती है बाबू। तो देखिए O3 एक परवल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है क्योंकि यह टूटकर नवजात ऑक्सीजन देता है और यह नवजात ऑक्सीजन धातु अधातु एवं उपधातु को क्या करता है, तो ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसीलिए O3 एक परवल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम मधुरक क्या है, ठीक है, कृत्रिम मधुरक क्या है। तो कृत्रिम मधुरक हम लोग किसको बोलते हैं, तो कृत्रिम मधुरम रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन हमारे शरीर के कैलोरी प्रदान करते हैं, ये शरीर में अपरिवर्तित अवस्था में उत्तेजित होती है, ठीक है। कृत्रिम मधुरक क्या है, तो कृत्रिम मधुरक एक रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन हमारे शरीर के कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं, ये शरीर में अपवर्तित अवस्था में उत्सर्जित होती है, ठीक है। जैसे कि सैकुरीन, सुक्रोलोज, ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों ने जो वीडियो में 20 को आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जो कि काफ़ी ही ये सभी महत्वपूर्ण है 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग जितने भी छात्र इस वीडियो में बने रहे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ये पर जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वो 3 फरवरी का होगा और आप लोग पेपर को धुआं करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वायरल वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और इसका PDF पाने के लिए आप लोग को सर्च करना होगा गूगल में जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन। आप लोग को वहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को डाला गया है तो आप लोग वहां से पढ़ पाएंगे, ठीक है डियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।